दोस्तों आज एक और वीडियो लेकर आ गए हैं और ये वीडियो वर्ग दसम का है और ये तीसरा चैप्टर का हिंदी का क्वेश्चन आंसर का वीडियो है। आप इसको ध्यान से देखिए और देखने के साथ साथ कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा और इसमें जो VVI क्वेश्चन होगा बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसका क्वेश्चन लिखने में बच्चे लोग को बहुत दिक्कत होता है। हम इसको लिख के आराम से आसानी से वीडियो बना दिए ताकि इसके रोक रोक कर पॉज कर आराम से अपने कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए, कहता है ये शीर्षक है जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे और ये किताब का आपकी निबंध विद्या है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत से हम क्या सीखे, आपके पाठ्य पुस्तक की कौन सी विधा है, तो आप याद रखिएगा निबंध विद्या, ठीक है। अब इसके बाद कहता है इसका लेखक है मैक्स मूलर, जिनका पूरा नाम आपको पता भी होगा फ्रेडरिक मैक्स मूलर, और जिनका जन्म हुआ था जर्मनी के डेसाऊ में, याद है। अब इसके बाद कहता है लिखा हुआ है किताब का प्रश्नोत्तर। क्या है किताब का प्रश्नोत्तर, देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समस्त भूमंडल में सर्वविद, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, सर्वविद जैसे टाइपिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो यहाँ पे सर्वविद ऐसे होता है, इसमें मतलब दंत सा होता है और इसमें तालाब जैसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि समस्त भूमंडल में सर्वविद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, तो ऐसा क्यों कहा है देखिएगा। समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि भारत ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियां का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ था। मतलब मानव के मस्तिष्क में जो भी बात आया था उसका सबसे पहले साक्षात्कार कहाँ हुआ था, भारत में। कह रहा यहाँ बड़ी से बड़ी समस्या का ऐसा समाधान निकाला गया है जो दार्शनिकों का चिंतन का विषय है। ऐसा समस्या का समाधान भी निकाला गया है जो यहाँ देखने आते हैं उनको चिंतन होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। कह रहा और इसी में लिखा हुआ भारत में भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखरती है। यहाँ की धरती है जो प्राकृतिक सौंदर्य और मानवीय गुणों से परिपूर्ण है और यहाँ का वातावरण इतना सुखद है कि इस धरती पर अन्यत्र कहीं ऐसा नहीं मिल सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम मतलब ये कह सकते हैं कि समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है, भारत है। समझ में आया बात। आप इसको क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा और लिखने के बाद ये आप इसको याद कर लीजिएगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन कहता है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो कहाँ हो सकते हैं भाई, देखिए इसका उत्तर। कह रहा है कि लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गांव में ग्रामवासियों के बीच हो सकता है। और आप पढ़े भी होंगे क्योंकि यहाँ का आधारभूत कृषि जो गांव में ही देखने को मिल सकता है और यहाँ की ग्राम पंचायत व्यवस्था देखने को मिल सकता है, कहाँ, गांव में। आप शहर में ये चीज़ को नहीं ढूंढ सकते हैं। अब इसके बाद कहता है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। उत्तर कहता है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता नए अंग्रेज अधिकारी मतलब नवागंतुक अधिकारी के लिए वांछनीय है, क्योंकि वह भारत आएं और यहाँ के ज्ञान सामाजिक व्यवस्था को देखें और परखें। सर विलियम जोन्स की तरह अनेक स्वप्नदर्शियों को भी वांछनीय है। मतलब जैसे सर विलियम जोन्स आए थे उसी प्रकार अन्य लोग भी आएँ और भारत को पहचाने, वांछनीय उन्हीं के लिए ही होगा, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन कहता है कि लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है, तो ये तो सभी में हो सकता है। चलिए देखिए क्या कहता है। कह रहा लेखक ने किसी विशेष क्षेत्र में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताता है। मतलब कोई भी क्षेत्र में आपको जानना है तो भारत में आपका प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बता सकता है। इसके बाद कह रहा है कि चाहे वह क्षेत्र लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा से हो या सांसद में प्रतिनिधित्व की बात से हो या कानून बनाने की बात हो या प्रवासी संबंधी बात हो या कानूनी मसला सीखने सिखाने योग्य बात हो, इसके लिए भारत एक ऐसा प्रयोगशाला मिलेगा जैसे विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता है। अब इसके बाद पांचवा देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन तो सभी बच्चों को याद भी रहता है और आपको बता दें ये आपके एग्जाम का सबसे VVI क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर का। बहुत बार पूछा, इसमें से आपको एक क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में मिल ही जाता है। पांचवा है, क्या कहता है कि लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया और क्यों। तो आपको पता भी होगा ये बात, लेकिन हमने लिखा है कि लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित यह दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है कि जब वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के समीप 172 दारी सोने के सिक्के से भरा
घड़ा मिला था तो उसने अपने ईमानदारी का परिचय देने के लिए उस सिक्कों के ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक के पास भेजा था, मतलब जो सिक्का मिला था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक इसका महत्व न समझकर उसे गला डाला और लेखक इस घटना को इसलिए बताया है कि कोई भारतीय या नवागंतुक अधिकारी इस गलती को ना दोहराए। अगर ऐसा होता है तो फिर हमारे देश की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण की ओर जा सकता है और कोई वस्तु संग्रह नहीं किए जा सकते हैं। इसके बाद कह रहा ये क्वेश्चन जो तुमको अटपटांग जैसा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, समझना। कह रहा लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया। ये सब एग्जाम में उतना बहुत कम ही रेयर केस में ऐसा पूछा तो भी नहीं है, चांस भी नहीं बनता है, लेकिन कह सकते हैं कि बनता भी है, तो आप देख लीजिए। कह रहा लेखक ने नीति कथा के क्षेत्र में यह बताया है कि इस क्षेत्र के अध्ययन से नवजीवन का संचार हुआ है, मतलब नया जीवन मिला है। समय समय पर अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रचलित हो रहा है। भारत में प्रचलित नीति कथाओं का मुख्य स्रोत बौद्ध धर्म को माना गया, मतलब कहा गया है कि भारत में जितनी भी नीति कथा है इसका मुख्य स्रोत है बौद्ध धर्म। लेखक ने इस क्षेत्र में एक उदाहरण कहावत भी दिया है, जो कहावत है शेर की खाल में गधा। आप याद रखिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, कह रहा है कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए। ये भी क्वेश्चन आपको अटपटंगा लगेगा, लेकिन देखिए ये क्वेश्चन तो आता है आपके एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट भी बनता है। अब ये सुनिए इसका जवाब क्या कहता है। कह रहा है कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने यह बताया है कि सुलेमान के समय ही भारत, सीरिया और फिलिस्तान, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, फिलिसन लिखा हुआ, फिलिस्तान होता है, फिलिस्तान के मध्य आवागमन साधन ये जगह है सुलभ हो चुके थे। ऐतिहासिक अध्ययन से यह भी ज्ञात हो चुका था कि 10वीं 11वीं सदी में भी भारत के साथ यूरोप का व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। मतलब ये है भारत के साथ यूरोप का व्यापारिक संबंध का परिचय। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किन के लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बताया, स्पष्ट करें। तो लेखक ने ग्राम पंचायतों को नए अधिकारी सिविल सेवा हेतु चयनित अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण बताया है। बस इसका क्वेश्चन कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन कह रहा है किसके लिए महत्वपूर्ण, तो नए अंग्रेज अधिकारी जो अभी सिविल अधिकारी बनकर आते हैं उनको लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद कह रहा है 9वां क्वेश्चन है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो धर्म की दृष्टि से भारत का यह महत्व है कि भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म का वास्तविक उद्भव और उसका विकास या परिचय मिलता है। मतलब ये बातें जो कह रहा है ये धर्म के बारे में कह रहा है। और इसके बाद ये कहता है कि है भारत वैदिक धर्म की भूमि है, सही बात है, बौद्ध धर्म की जन्मभूमि और पारसियों का धर्म जरथरूस का शरण स्थली है। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को अवलोकित करने वाला है। भारत का ये धार्मिक क्षेत्र का महत्व है। अब इसके बाद क्या है सुनिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। तो भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। ठीक है। वहाँ आपको ऐसे शुभ अवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। आप आज की किसी भी ज्वलन समस्या को ले लीजिए, वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा, चाहे सांसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानूनों अथवा और गैर कानूनों यहाँ होना चाहिए था, लेकिन हमने कोई कानूनी लिख दिया, गैर कानूनी मसला सीखने और सिखाने की बात हो, इन सभी बातों में भारत अतीत से सुदूर भविष्य को जोड़ते आ रहा है। आप याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषता और महत्व बताए हैं। तो संस्कृत की सबसे पहली विशेषता मैक्स मुलर जी के द्वारा यह बताया गया है कि इसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि यह सबसे प्राचीन भाषा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। लेकिन ज्यों ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठे, यहाँ पे आप लिखा गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप याद कीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, ये जो आप है ये आप नहीं होना चाहिए था, यहाँ आ होना चाहिए था। ठीक है। कह रहा संस्कृत आ बैठे कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा और इसी से भाषाओं का प्रशासनिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं की अग्रजा है, मतलब ये संस्कृत की विशेषता है। ठीक है।
अब इसके बाद क्या कहता है देखिएगा, इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 12 है जो कह रहा है कि लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों। तो इतिहास को जानने के लिए आवश्यक है कि पहले हम वहाँ के भाषा की पर चिंता करते हैं। चिंता को यदि जाने, यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग, यहाँ पे आर्य लोग लिखा गया, आर्य लोग होना चाहिए। आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त से पूर्व, यहाँ पे आर्य है जो आर्य होना चाहिए, आर्य ऐसे लिखते हैं छोटे, देखिए कह रहा है कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहा के बारे में जानते थे या नहीं। तो हम आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। भाषा के सहारे आर्यों का विभाजन से पूर्व की सभ्यता एवं सांस्कृतिक अवस्था को जाना जा सकता है। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन, इन तीनों भाषाओं के एक समान मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें बहुत पीछे हटना होगा, और पीछे हटकर हम उस सम्मेलन स्थल पर पहुंचेंगे जहां से हिंदू गिरी, क्यों, नानी आदि, मतलब कह रहा है हिंदू गिरी, ये यूनानी, यहाँ पे क्यों यूनानी जो हो गया ना, हिंदू गिरी और यूनानी आदि शक्तिशाली जातियाँ एक दूसरे से पृथक हुई थी, लेकिन इसे ही वास्तविक इतिहास मानता है लेखक। ठीक है, याद रखिएगा लेखक किसे वास्तविक इतिहास मानता है। तो उसके बारे में हम इसमें 2-4 उदाहरण भी दे दिए, आप इसे छोटा भी करके लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पूरा लिख दिए। कह रहा है कि संस्कृत और दूसरी भाषा के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या हुआ, इसकी भी कहानी सुनते हैं भाई। कह रहा है कि संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषा के अध्ययन के पश्चात, मतलब संस्कृत और दूसरी भारत भाषा के पढ़ने के बाद मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने तथा लाखों करोड़ों अजनबी हो तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने ही परिवार के सदस्यों की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे हैं, बल्कि अपितु इसने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप से प्रकट कर दिखाया है जो पहले न हो पाया था। ये किया कौन है, तो ये संस्कृत भाषा किया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को किस तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया और क्यों। कह रहा है लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को सर विलियम जोन्स की तरह सपना देखने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा इंग्लैंड से शुरू समुद्र यात्रा की क्षितिज पर प्रकट, क्षितिज मतलब यहाँ पे ये वाला अच्छा होना चाहिए, यरा लवा वाला, ठीक है, यह क्षितिज मतलब होता है पृथ्वी क्षितिज में प्रकट होते हुए भी भारत के तट का दर्शन करते हुए जो अनुभव किया था वह सुखद था, और भारत भूमि जो सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखा जाने वाली पवित्र भूमि है, ये भारत की विशेषता और नवागंतुक अधिकारी को ये समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है छोटे, देखिएगा। कह रहा है कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना क्या उचित है, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो लेखक ने नया सिकंदर भारत में आने वाले नवागंतुक अधिकारियों को कहा है, और ऐसा कहना उनका उचित है क्योंकि वे नवागंतुक अधिकारी भारत आएँ और भारत के विकास के बारे में समझे और उसे परखे और जाने। ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर था, ये आपको हो गया क्लियर। अब सुनिए, एक काम आपका है, अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो आप एक काम कीजिएगा, लाइक के साथ साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ सर हमें उपयोगी लगा, और दोस्तों को बताइएगा, अगर मन हो तो शेयर भी कीजिएगा। बाकी अगले चैप्टर का वीडियो अगले में। हाँ, एक बात और, अगर आप इस चैप्टर को पढ़े नहीं हैं तो उसका लिंक भी इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, आप उस चैप्टर को पढ़ लीजिए, निबंध को, तब आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। बाकी अगले दिन पढ़ेंगे।